Okay, welcome back guys. So we'll continue our topic that is cell cycle. So आज जो हम topic continue करने वाले हैं that is going to be our cell cycle. I've already taught you the basics of cell cycles. We have discussed about the types of cyclins, types of CDKs, where these cyclins and CDKs were used. अब हम उन साइक्लिन और सीडीके को यूज करके अब पूरी सेल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा बिकॉज लंबा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सब चीजें कंसिडर करके अब हम जो है वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार कैमरा बस में चेक कर लेता हूं। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेल साइकिल नाउ। सेल साइकिल में एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी दैट इज आपका सेल साइकिल का फ्लो। आपको पता है सेल साइकिल कैसे चलती है। सबसे पहले आपका रहेगा G1 फेज। G1 फेज से आपका सेल जो है वो जाएगा S फेज में। S फेज से आपका सेल जो है वो जाएगा G2 फेज में, और उसके बाद आपका सेल जाएगा M फेज में। M फेज के बाद आपका सेल जाएगा अगेन G1 फेज में। नेक्स्ट साइकिल आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। सो वी स्टार्टेड विद G1 फेज। गैप 1 फेज से हमने स्टार्ट किया था। गैप 1 फेज से आपका सेल जाने वाला है S फेज में। S फेज से सेल जाएगा G2 फेज में, और G2 फेज से सेल जाएगा M फेज में। अब देखो यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है, इस पूरे प्रोसेस को समझ लो। यहां से लेके यहां तक, जब तक S फेज नहीं स्टार्ट हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा सेल कौन से फेज में है? G1 फेज में है। इसको बोलेंगे अर्ली G1 फेज, इसको बोलेंगे लेट G1 फेज। यहां से यहां पे ये जो रहेगा ये आएगा ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज के बाद ये जो पूरा फेज है दैट इज S फेज। अर्ली S फेज, लेट S फेज। उसके बाद आएगा S टू G2 ट्रांजिशन फेज ये, और यहां पे ट्रांजिशन होने के बाद ये पूरा सेल चलेगा G2 फेज में, और यहां से सेल पूरा यहां तक कौन से फेज में? M फेज में है। तो इस तरह से हमारे पास रहेगा। तो मैंने क्या बोला? दिस इज G1 फेज, ये आएगा S फेज। इसको बोलेंगे अर्ली G1 फेज, इसको बोलेंगे लेट G1 फेज। नाउ सेल साइकिल में जब हमने डिस्कस किया था वी टॉक्ड अबाउट साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। अब मान लो आपका सेल है G1 फेज में, गैप 1 फेज में आपका सेल है। हाउ योर सेल विल गो टू S फेज? उससे पहले हमको जो चीजें जानने की जरूरत है वो है कुछ इस तरह से कि जब आपका सेल G1 फेज में होता है तो आपका सेल जो है वो ग्रो कर रहा है। G1 फेज में क्या होगा? आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आपको जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा वो सिंथेसाइज होगा, और अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो G2 फेज में चला जाएगा। नाउ जब वो सेल G2 फेज में जाएगा उससे पहले एक पॉइंट आता है आपकी सेल साइकिल में, यहां पे आपके पास सेल साइकिल में एक पॉइंट आएगा। ये है क्या? ये है लेट G1 फेज। आपका लेट G1 फेज में एक पॉइंट है। दिस इज अर्ली G1 फेज, दिस इज लेट G1 फेज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहां पे हमने क्या देखा? लेट G1 फेज में आपके पास एक पॉइंट आया जहां पे सेल चेक करेगा। दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा सेल जो है वो इसी पॉइंट पे चेक करता है कि उसको अपनी सेल साइकिल कंटिन्यू करनी है या नहीं। सो दिस फेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सेल ने ये फेज क्रॉस कर लिया तो अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर यहां पे वो रुक गया तो आपका सेल विल नॉट अंडरगो सेल साइकिल, वो जो है वो क्विसेंट फेज में चला जाएगा, G0 फेज में एंटर कर जाएगा। तो दिस फेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेज को 2 नाम से हम जानते हैं। एक आपके पास नाम होगा स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हम किस में बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको बोलोगे यीस्ट में। यीस्ट में इस फेज को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जब हम बात करेंगे ह्यूमंस में तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पॉइंट विल डिसाइड वेदर योर सेल विल अंडरगो सेल साइकिल, वेदर योर सेल विल अंडरगो सेल साइकिल और एंटर इन एस फेज और नॉट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नाउ इस पॉइंट में आखिर क्या चीजें हैं जो चेक होती हैं? तो यीस्ट में कुछ डिफरेंट चीजें चेक होंगी और ह्यूमंस में कुछ डिफरेंट चीजें चेक होती है। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट की यीस्ट की, तो यहां पे चेक किया जाता है बहुत सारी चीजें। जैसे नंबर 1 सबसे पहले चेक किया जाता है न्यूट्रिएंट्स।
आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चेक किए जाते हैं। अगर आपकी सेल को सेल साइकिल परफॉर्म करनी है, सेल साइकिल में क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स आपको सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। बहुत सारे प्रोटीन्स मतलब आपको आरएनए पॉलीमरेज, ये सारे प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एटीपी का रिक्वायरमेंट। और एटीपी कहां से मिलेगा, न्यूट्रिएंट से। अगर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एटीपी। अगर आप एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आपकी सेल को एनर्जी कहां से मिलेगी। तो यीस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपके न्यूट्रिएंट मीडियम, आपके मीडियम में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपका सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स यहां पे चेक किए जाते हैं। दूसरा यहां पे चेक किया जाता है साइज, किसका, सेल का। सेल का साइज यहां पे चेक किया जाता है। यीस्ट में कॉमनली होता क्या है, आपका जो सेल है वो डिवाइड करता है, पेरेंट सेल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल में। तो डॉटर सेल्स आपके पास जो है वो पेरेंटल सेल से छोटे होते हैं। अब अगर यही सेल फिर से जीवन फेज में एंटर कर जाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो ये और ज्यादा छोटे छोटे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे और छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस करेंगे, ये भी जाएंगे तो ये बहुत छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो एक बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब एक माइन्यूट सा सेल रह जाएगा जो कि फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल साइज क्यों चेक किया जाता है कि जब आपका पेरेंट सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में तो वो छोटे साइज का होता है। इस साइज को फिर से एक नॉर्मल साइज में आने में टाइम लगता है, इसको ग्रो करना पड़ता है। जब वो एक प्रॉपर साइज में ग्रो हो जाता है देन अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि छोटे सेल को आप डिवाइड नहीं करवाना चाहोगे। सेम प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा अगर सेल डिवाइड करता रहेगा छोटे 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 सेल होते रहेंगे और अल्टीमेटली सेल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे आपके सेल के साइज को भी चेक किया जाता है यीस्ट में कि आपका सेल एक प्रॉपर साइज में पहुंचा है कि नहीं कि वो डिवाइड कर पाए। और थर्ड आपके पास यहां पे रहता है मेटिंग फैक्टर, मीटिंग फैक्टर्स। तो ये मीटिंग फैक्टर्स भी आपके पास डिसाइड करते हैं वेदर योर सेल विल अंडरगो सेल डिवीजन और नॉट, और योर सेल विल अंडरगो सेल साइकिल और नॉट। तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास रहेंगे। यीस्ट में कौन से फैक्टर्स हमने देखे, सेल साइज, इसके अलावा न्यूट्रिएंट, और उसके बाद हमारे पास रहेगा मेटिंग फैक्टर। लेकिन जब हम बात करेंगे ह्यूमंस की तो ह्यूमंस में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है ग्रोथ फैक्टर। आपके ह्यूमन में जब आपके पास इस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, लेट जीवन फेज में पहुंचते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पे कुछ चीज नहीं देखी जाती है, बस ये देखा जाता है कि आपके सेल को प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं नहीं। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं हमारे सेल साइकिल में, ह्यूमन के सेल साइकिल में। हमारी सेल साइकिल में हम सेल साइज नहीं देखेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है तो आपका सेल यहां से डिवाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, अगर ये एक बार आपका सेल यहां से क्रॉस कर गया तो आपके सेल को डिवीजन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यहां से एक बार क्रॉस करने के बाद, दिस इज द डिसाइडिंग पॉइंट, यहां से एक बार आपका सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया या क्रॉस कर गया तो अल्टीमेटली आपके सेल को जो है वो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास आपको याद रखना है। नाउ ये तो हमने देख लिया कि ये सारी चीजें आपके पास जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। यहां पे क्या ऐसी चीजें हो रही है आपकी सेल के अंदर, क्या ऐसी चीजें बन रही हैं आपकी सेल के अंदर कि आपका सेल यहां से डिसाइड कर रहा है वेदर इट विल अंडरगो सेल साइकिल और नॉट। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए है। वो क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके कौन से फेज में बनता है, मैं साथ साथ में लिखता भी चलूंगा। यहां लेट जीवन फेज में आपके पास साइक्लिन्स बनते हैं दो तरह के, सॉरी साइक्लिन डी, और यहां पे आएगा सीडीके 4 एंड 6। तो साइक्लिन डी और सीडीके 4 एंड 6 हम आपके पास यहाँ पे जो है वो लेट फेज में रहेगा। लेट जीवन फेज में आपके पास ये चीजें बनती हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज और ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके पास कैसे इन चीजों को हेल्प करते हैं। अब देखो होगा क्या, जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग में हम पढ़ने वाले, सेल सिग्नलिंग में होता क्या, एक आप पढ़ते हो जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, आरटीकेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, ये सब हम काइनेजेस पढ़ते हैं। अब यहां पे ना एक ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब हम पाथवे पढ़ेंगे तो रिसेप्टर टायरोसिन पाथवे में आपके पास आता है रैस मैप pathway. So this RAS map pathway is really very important for this phase. इस फेज में RAS map pathway क्या करता क्या है, मैं जनरल सा आइडिया आपको दे देता हूं। होगा क्या, इस फेज में आपकी बॉडी के पास होंगे कुछ रिसेप्टर्स जिनको आप बोलोगे रिसेप्टर टायरोसिन
काइनेज, आरटी की आप इसको बोलते हो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सेल सिग्नलिंग में पूरा ये पाथवे आपको पढ़ाया जाएगा। तो होता क्या है, आपके पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ आपके ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड करेंगे। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फैक्टर्स आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करेंगे। जब आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ आपका ग्रोथ फैक्टर बाइंड किया, यह है ग्रोथ फैक्टर। तो जब आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ आपका ग्रोथ फैक्टर बाइंड करेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपका जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपके पास फाइनली बनाता है मैप काइनेज। अब काइनेज से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो आपके पास होगा क्या, ग्रोथ फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेट होकर आपके पास मैप काइनेज सिंथेसाइज करेगा। मैप काइनेज जब आपके पास सिंथेसाइज हो जाएंगे तो ये आपके पास फॉस्फोराइलेशन करके आपके पास क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कॉज करेंगे। किसका, जीवन साइक्लिन्स का। जीवन साइक्लिन्स का सिंथेसिस होता है। इस तरह से आपका साइक्लिन डी बनता है। कैसे साइक्लिन डी बनेगा, ग्रोथ फैक्टर्स आपके पास बाइंड करेंगे आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ। ये जो पूरा पाथवे है ये है क्या, ये है आपके पास रैस मैप पाथवे। रैस मैप पाथवे कहां लिखा था मैंने, रैस मैप पाथवे कहीं नहीं लिखा क्या, हाँ। तो इस पूरे पाथवे का नाम है रैस मैप पाथवे या MEK पाथवे आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, रैस मैप पाथवे है। जब आपका ग्रोथ फैक्टर जो है वो रैस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करेगा तो आपके पास रैस मैप पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। रैस मैप पाथवे जब आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास मैप काइनेज का सिंथेसिस होगा। मैप काइनेज जो है वो सिंथेसाइज करेंगे, मतलब सिंथेसाइज हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो वो फॉस्फोराइलेशन करके बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो आपके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपके पास क्या बनेगा, जीवन साइक्लिन्स आपके पास बनेंगे। और जीवन साइक्लिन्स में आपने देख लिया साइक्लिन डी। तो आपके पास साइक्लिन डी कैसे बना, रैस मैप पाथवे जब आपके पास एक्टिवेट हुआ तो आपके पास साइक्लिन डी का सिंथेसिस हुआ। जब आपके पास साइक्लिन डी बन जाता है, जैसे ही साइक्लिन डी यहां पे बना, तो ये जैसे मैंने आपको बता रखा था कि साइक्लिन्स आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पे बनते हैं। जैसे इस फेज में अगर सेल होगा तो सिर्फ साइक्लिन डी बनेगा। और ये जो सीडीकेज हैं वो हर टाइम में प्रेजेंट होते हैं, हर तरह का सीडीके हर टाइम पे प्रेजेंट होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे साइक्लिन डी बन गया, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ही, तो ये जो है इसके साथ बाइंड कर जाएगा और अल्टीमेटली अपना जो है वो इफेक्ट शो करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही आपके पास यहाँ पे साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बना, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ने इस सेल को फॉस्फोराइलेट करके अलाउ कर दिया कि आप अब जो है वो लेट जीवन फेज से जा सकते हो। तो लेट जीवन फेज आपके पास यहाँ पे क्रॉस हो गया, कैसे, रैस मैप पाथवे की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स इन ह्यूमन। ग्रोथ फैक्टर्स की हेल्प से हमारे पास जो है वो रैस मैप पाथवे एक्टिवेट हुआ, जिसने साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ने अल्टीमेटली आपके सेल को अलाउ किया कि वो लेट जीवन फेज को क्रॉस करेगा। दिस इज हाउ योर ग्रोथ फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो आपके पास जो है वो क्या होगा, साइक्लिन डी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज आपके पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो आपके पास साइक्लिन डी नहीं बनेगा। साइक्लिन डी नहीं बनेगा तो आपका सेल जो है वो इस लेट जीवन फेज से क्रॉस नहीं कर पाएगा, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अब हमने क्या देख लिया, किस तरह से हमारे पास साइक्लिन डी और सीडीके 4-6 बन गया। आई होप यू हैव अ नोटबुक विद यू, बिकॉज यू हैव टू मेक नोट्स। नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ में, ताकि आपको लंबे टाइम तक की चीजें याद रहे। बुक से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा। दीज आर मोस्टली जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर कर दूंगा मैं इसमें। कूपर से मैंने ये सारा पढ़ रखा है, कूपर से ही मेरे नोट्स हैं, कूपर से ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो ये चीज आपके पास रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका सेल अब क्या है, इसने साइक्लिन डी सीडीके 4-6 कॉम्प्लेक्स बना दिया। आपका सेल जो है वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से क्रॉस कर गया। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से जब वो क्रॉस करेगा तो वो यहां पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट को बोलेंगे हम जीवन एस फेज ट्रांजिशन। जीवन एस फेज ट्रांजिशन पॉइंट में आपका सेल जो है वो पहुंच जाएगा। जीवन एस फेज में जब आपका सेल पहुंचेगा तो आपको किन साइक्लिन्स का रिक्वायरमेंट रहता है, होगा क्या, देखो अब मैं आपको बताता हूं साइक्लिन डी और सीडीके कैसे हेल्प करेंगे। देखो यहां पे होगा क्या, साइक्लिन डी सीडीके 4 और 6,
इनके साथ इन्होंने बाइंड किया तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और ये है क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट है तो काइनेजेस ना ये। तो अगर ये काइनेज है तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। फॉस्फोराइलेशन करेंगे। किसका फॉस्फोराइलेशन करेंगे, अब देखो जैसे ये फेज क्रॉस हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर दो चीजें रहेंगी। एक रहता है आरबी E2F, ये है आपके पास दो प्रोटीन, दिस इज आरबी। आरबी है रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा हम इसको बोलते हैं। तो आरबी इज रेटिनोब्लास्टोमा और E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। E2F आपके पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब रेटिनोब्लास्टोमा आपके E2F के साथ बाइंड करता है तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। अब होगा क्या, जैसे ही आपका साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। किसका, ये यहां पे जाएगा और रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करेगा। साइक्लिन डी प्लस सीडीके 4 और 6 ये रेटिनोब्लास्टोमा पे जाएंगे और रेटिनोब्लास्टोमा का क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास होगा क्या, इस तरह से दिस इज योर रेटिनोब्लास्टोमा और ये है E2F। अब रेटिनोब्लास्टोमा का क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन, दिस रेटिनोब्लास्टोमा इज फॉस्फोराइलेटेड। जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट होगा तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, E2F से हट जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा, E2F अलग और रेटिनोब्लास्टोमा अलग। रेटिनोब्लास्टोमा E2F का सप्रेसर रहता है। अब जब सप्रेसर हट गया तो अब आपके पास क्या हुआ, ये जो E2F है वो क्या हो गया, एक्टिव। E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। E2F यहां पे E2F क्या है, इनएक्टिव है। अभी यहां पे E2F क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन जब आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा इससे अलग हो गया तो E2F आपके पास क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब E2F एक्टिव हो गया तो E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। किसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा साइक्लिन ई और साइक्लिन ए की। तो अब आपके पास क्या बन गया, डी ने अल्टीमेटली क्या किया, डी ने एक तो आपको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से क्रॉस किया, दूसरा इसने रेटिनोब्लास्टोमा को हटाया E2F से, बिकॉज रेटिनोब्लास्टोमा इज अ सप्रेसर, तो इसने सप्रेसर को हटा दिया E2F से। E2F आपके पास एक्टिव हो गया। E2F आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और अल्टीमेटली जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये किसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आपके पास साइक्लिन ई एंड साइक्लिन ए की। तो जब आप जीवन एस फेज में देखते हो तो जीवन एस फेज में कौन से साइक्लिन का रिक्वायरमेंट रहता है, साइक्लिन ई का। तो अब इसने क्या किया, साइक्लिन ई का भी यहां पे जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। तो इस फेज में जब आप बात करोगे, इस फेज में यहां पे अगर मैं लिखूं G1 S फेज ट्रांजिशन, G1 S फेज ट्रांजिशन आपके पास यहां पे हो रहा है और उसके बाद आपका यहां पे स्टार्ट हो जाएगा G2 सॉरी S फेज। तो अब आपके पास यहां पे हुआ क्या, हमने ये देखा कि यहां पे आपके पास बन गया, क्या बना, यहां पे आपके पास बना साइक्लिन ई और यहां पे जो सीडीके का रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है सीडीके 2। तो अब आपके पास हुआ क्या, यहां पे आपके पास जो है वो E2F ने साइक्लिन ई का फॉर्मेशन कर दिया। साइक्लिन ई जो है वो सीडीके 2 के साथ बाइंड करेगा। सीडीके हर टाइम पे हर तरह का सीडीके प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही साइक्लिन ई बन गया तो सीडीके के साथ इसने बाइंड कर दिया। सीडीके के साथ इसने जब बाइंड किया तो अल्टीमेटली आपके सेल ने फॉस्फोराइलेशन करके इसको क्रॉस करवा दिया, कौन से फेज में,
एस फेज में, अब जी टू एस फेज ट्रांजिशन पॉइंट में आपको इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, इसने इसको क्रॉस करवा दिया, अब सेल आपका एंटर कर जाएगा एस फेज में। तो अब आपका सेल आ चुका है एस फेज में। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हो, अगर लिख दिया है तो हम कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव नॉट रिटन इवन अ सिंगल वर्ड यू कैन राइट, आई एम गिविंग यू अ मिनट टू राइट ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। नाउ अब कहानी कहां पहुंच चुकी है, कहानी पहुंच चुकी है अब हमारे एस फेज में। साथ साथ में आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस ऑल्सो बिकॉज इसको रब करना पड़ेगा एक पॉइंट पे, बिकॉज कुछ पाथवेज अभी चलेंगे जिनके लिए पूरे बोर्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आप इसको भी नोट करते रहो साथ में, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस। चलो जी, अब हमारे पास सेल ने एंटर कर दिया किस फेज में, एस फेज में। एस फेज में जब आपका सेल जाता है तो एस फेज में आपको किस साइक्लिन का रिक्वायरमेंट रहेगा, साइक्लिन ए, जो ऑलरेडी आपके पास E2F ने फॉर्म कर रखा है। साइक्लिन ए भी E2F ने फॉर्म कर रखा है, तो साइक्लिन ए के साथ यहां पे बाइंड करेगा CDK2। ठीक है, साइक्लिन ए और CDK2, तो ये कौन से फेज में रहेगा, एस फेज में आपके पास रहेगा। नाउ देखो एस फेज में होगा क्या, एस फेज में आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगी आपके एस फेज में। अब देखो जब आपके एस फेज में प्रॉपर रेप्लिकेशन हो रही है तो होगा क्या, आपका साइक्लिन ए ऑलरेडी बन रखा है, CDK2 आपके पास ऑलरेडी है, आपका सेल जो है वो आगे मूव कर जाएगा। तो प्रॉपरली आपका सेल जो है वो आगे मूव कर जाएगा। कब, जब आपके पास डीएनए सिंथेसिस इज गोइंग ऑन वेरी नाइसली। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन डीएनए सिंथेसिस, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, देन दिस साइकिल और दिस पॉइंट एट दिस फेज सेल साइकिल विल सीज। तो अब होगा क्या, देखो जी, अब यहां पे तो मैंने बोल दिया कि इफ एवरीथिंग इज ओके देन सेल विल अंडरगो सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट विल एंटर इन G2 फेज, वो G2 फेज में एंटर कर जाएगा। नाउ अब देयर इज अ पॉइंट जहां पे आपके डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ गया। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, बस एस फेज हम कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद विल कंटिन्यू आवर सेशन इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली। चलो अब हमारे पास सेल आ चुका है कौन से फेज में, एस फेज में। एस फेज में होगा क्या, एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन। आपके एस फेज में होने क्या वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन। इफ एवरीथिंग इज ओके सेल विल गो टू G2 फेज। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका सेल जो है वो G2 फेज में चला जाएगा। बट इफ देयर इज एनी एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल विल सीज। आपके डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई एरर आया तो आपका सेल साइकिल जो है वो सीज कर जाएगा, रुक जाएगा। अब ये रुकता कैसे है वो हम देखेंगे। देखो इसका भी एक लेक्चर हमारा हो चुका है कि किस तरह से आपके साइक्लिन्स और सीडीकेज एक्टिवेट होते हैं। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स फिर से आपको दे देता हूं, होता क्या है आपके पास जनरली, होता कुछ इस प्रकार है कि आपका साइक्लिन है वो बाइंड करता है सीडीके के साथ, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ। ठीक है, जैसे ही इनके साथ वो बाइंड करेगा तो आपके सीडीके के ऊपर टायरोसिन और थ्रियोनिन 14 और 15 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ठीक है, ये करेगा आपका
V1 प्रोटीन, V1 प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो V1 काइनेज ही आपके पास ये रहेगा। तो V1 काइनेज ने आपके पास क्या किया, टायरोसिन 15 और थ्रियोनिन 14 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन किया, और दीज आर इनहिबिटरी फॉस्फो राइलेशंस। ये फॉस्फोराइलेशंस इनहिबिटरी रहती है। इनहिबिटरी का मतलब ये है कि जब ये फॉस्फोराइलेशंस आपकी सीडीके के ऊपर होगी तो अल्टीमेटली आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव नहीं होगा, ये इनहिबिट करके रखेगा। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे थ्रियोनिन 160 और 161 भी प्रेजेंट रहता है, इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रखी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रखी, तो ये चीज रहेगी। और इसी के साथ में आपके पास बाइंड करता है सीकेआई। सीकेआई को बोलते हैं सीडीके इनहिबिटर्स। सीकेआई को आप बोलोगे सीडीके इनहिबिटर्स, तो ये भी इसके साथ बाइंड करता है, और ये आपके पास किपसिप और इंक 4 फैमिली के रहते हैं। आई थिंक मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, अगर नहीं बना रखा है तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन से आपके पास काइनेज कहां पे एक्टिवेट होते हैं। तो जनरली आपके पास जो सीडीके इनहिबिटर्स रहते हैं वो दो फैमिली के रहते हैं, किपसिप फैमिली या फिर इंक 4 फैमिली के, और ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रहेंगे। जैसे एग्जांपल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P21, P17, P19, P27, P53, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये आपके पास इनहिबिटरी काइनेजेस के आपके पास रहेंगे। सीडी के इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल्स आपके पास है P19, P21, P53, तो ये सारे इनहिबिटरी आपके पास कंपोनेंट्स रहते हैं। सीकेआईज आपके पास ये रहेंगे किपसिप और इंक फैमिली के। अब जब आप ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, इनएक्टिव। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिव करते कैसे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को जब हमको एक्टिवेट करना है तो हम इन फॉस्फोराइलेशंस, जो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस है, इनको रिमूव करेंगे। किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, CDC25 फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, रिमूव करता है इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस। ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस को रिमूव करेगा। तो CDC25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपके सेल साइकिल को सीज करना है ना, तो ये जो आपके पास CDC25 फॉस्फेटेज रहते हैं हम इनको ब्लॉक कर देते हैं। CDC25 फॉस्फेटेज जब हम ब्लॉक करेंगे तो होगा क्या, ये फॉस्फेटेज इन फॉस्फेट्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे, इनहिबिटरी फॉस्फेट्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे। इनहिबिटरी फॉस्फेट्स को जब ये रिमूव नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस है, इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हमको एक्टिव करना है तो ये जो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस है इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस को रिमूव कौन करता है, CDC25 फॉस्फेटेज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमारे सेल को रिक्वायरमेंट रहता है सेल साइकिल रोकने का, तो वो CDC25 फॉस्फेटेज को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारे पास रहेगा। इसके अलावा यहां पे फॉस्फोराइलेशन होता है राइलेशन, और ये क्या है, एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन है। और ये कौन करता है, CAK, दैट इज साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज। ये फॉस्फेट को ऐड करेगा और अल्टीमेटली आपके CKI को भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से होगा। फिर से एक बार कॉमनली बता देता हूं कि जनरली आपका जब कॉम्प्लेक्स से बनता है, साइक्लिन जब आपके पास सिंथेसाइज हो गया तो ऐसा नहीं है कि साइक्लिन जब बन गया वो CDK के साथ बाइंड करके एक्टिव हो जाता है, नहीं। जैसे ही साइक्लिन बनता है वो CDK के साथ बाइंड करता है, CDK के साथ जब वो बाइंड करेगा तो इसके साथ CKI खुद से बाइंड कर जाएगा। CKI जब बाइंड कर जाता है तो V1 इसके साथ फॉस्फोराइलेशन करेगा, V1 फॉस्फोराइलेशन बनेगा तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब भी आपके पास साइक्लिन बनता है तो पहले आपके पास इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स को फिर आप एक्टिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हो बिकॉज ऑफ दीज CDC25 फॉस्फेटेज और CAK की हेल्प से। तो ये आपके पास एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे थे एस फेज की।
हम बात कर रहे थे एस फेज की। अब देखो होगा क्या। अब हमने देख लिया कि एस फेज में जब सब कुछ ठीक है तो आपके साइक्लिन सीडीकेज क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, और साइक्लिन सीडीकेज जो है वो आपके सेल को G2 फेज में एंटर करवा देंगे इफ इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रॉपर। लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर है, एरर में क्या हो सकता है, आपके पास ब्रेक्स हो सकते हैं आपके डीएनए में, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है। तो मान लो अब आपका एस फेज में क्या हुआ, जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो आपके पास दो चीजें हो गई, दोनों में से एक चीज भी हो सकती है, दोनों इकट्ठी भी हो सकती है। तो मान लो कि आपके पास पहले तो हो गया डबल स्ट्रैंड ब्रेक, कि आपका डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, मान लो ये डीएनए है आपका, इस तरह से आपके स्ट्रैंड्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो दिस इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक। या फिर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, कि आपका डीएनए कुछ इस तरह से था, यहां पे आपके पास सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। तो जैसे ही आपके पास डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तो आपके पास यहां पे बाइंड कर जाता है, क्या, यहां पे बाइंड करेगा, इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड वहां पे बाइंड करता है एटीआर काइनेज, यहां पे एटीआर काइनेज बाइंड करेगा। और जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तो यहां पे बाइंड करेगा एटीएम काइनेज। तो जब आपके पास क्या हुआ, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ, तो उस डबल स्ट्रैंड ब्रेक के साथ एटीआर काइनेज, एटीएम काइनेज ने बाइंड किया, और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक के साथ एटीआर काइनेज ने बाइंड किया। जब ये हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए, बिकॉज इनको ब्रेक्स मिल गए। जब इनको ब्रेक मिल गया तो ये एक्टिव हो गए। जैसे ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये आपके पास क्या करेंगे, ये आपके पास चेक पॉइंट 2 काइनेज को एक्टिवेट करेगा। दिस इज चेक पॉइंट 2 काइनेज। तो इसने चेक पॉइंट 2 काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, इसने चेक पॉइंट 2 काइनेज को एक्टिवेट किया, और इसने चेक पॉइंट 1 काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। देखो ये मैं दोनों सिनारियोज इकट्ठे बता रहा हूं लेकिन ये अलग अलग हो रहे हैं। जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ तो ये पूरा साइकिल चलेगा, जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तो ये साइकिल आपके पास चलेगा। तो जब आपके पास डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ तो एटीएम काइनेज एक्टिवेट हुआ, एटीएम काइनेज ने चेक पॉइंट 2 काइनेज को एक्टिवेट किया। जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ तो आपके पास एटीआर काइनेज ने सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक के साथ बाइंड किया, एक्टिव हुआ, और इसने चेक पॉइंट 2 काइनेज, चेक पॉइंट 1 काइनेज को एक्टिवेट किया। तो ये है क्या, चेक पॉइंट 1 काइनेज। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गए। जब चेक पॉइंट 2 और चेक पॉइंट 1 काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आपके पास जो है वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे किसको, इस तरह से ये आपके पास CDC 25A फॉस्फेटेज, और ये CDC 25C फॉस्फेटेज एक्टिव नहीं करेंगे। फॉस्फेटेज जैसे मैंने आपको वहां पे बोला था, CDC 25 फॉस्फेटेज किस चीज के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, CDC 25A फॉस्फेटेज आपके पास इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे आपके पास डीएनए में ब्रेक्स है। अब आपको सेल साइकिल नहीं ग्रो करवानी है, आप नहीं चाहते कि आपकी सेल साइकिल बढ़े, क्यों, क्योंकि आपके डीएनए में ब्रेक है। अगर आपके डीएनए में ब्रेक है तो आपके पास घटिया जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके सेल्स में डिवाइड होगा, आप नहीं चाहते हो वो, तो आप अपनी सेल साइकिल को क्या करोगे, रोकोगे। रोकने के लिए क्या रहेगा, आप इनको इनहिबिट करोगे। ये इनहिबिट करने से होगा क्या, आपका जो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस है थ्रेओनिन और टायरोसिन 15 पे, वो नहीं हटेंगे, और आपका साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो है वो इनएक्टिव का इनएक्टिव ही रह जाएगा। तो यहां पे इसने किया क्या, इसने इनको इनहिबिट किया, इसने इनहिबिट किया।
देखो, अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें लिखी होती है। जनरली बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि चेक पॉइंट 2 आपके पास सीडीसी 25A फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है और चेक पॉइंट 1 जो है वो इसको इनहिबिट करेगा। लेकिन कूपर में लिखा ये है कि ये दोनों दोनों मतलब ये अगर ये पाथवे भी है तो ये दोनों को एक्टिवेट कर देता है, ये पाथवे भी है तो ये दोनों को एक्टिवेट कर देता है। तो दोनों चीजें आप अपने दिमाग में लेके चलो कि क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे कंट्रोवर्सीज पे नहीं आते जहां पे आपके पास कंफ्यूजन हो, लेकिन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये दे रखा है तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर कि आपके पास चेक पॉइंट 2 काइनेज जो सीडीसी 25A को जो है वो इनहिबिट करता है तो वो गलत नहीं है, और ये भी दे रखा है कि चेक पॉइंट 2 आपके पास इन दोनों को इनहिबिट करता है तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली चेक पॉइंट 1 जो है वो सीडीसी 25C फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है, वो भी गलत नहीं है, और सीडीसी चेक पॉइंट 1 आपके पास सीडीसी 25C और सीडीसी 25A फॉस्फेटेज को रिमूव करता है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास रहेगी। अब यहां पे होगा क्या, जैसे ही आपके पास जो है, अब ये होगा क्या, सीडीसी 25A फॉस्फेटेज और सीडीसी 25C फॉस्फेटेज आपके पास जो है वो एक्टिव नहीं हो रहे, तो अब वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये जो है CDK2 को इनहिबिट कर देगा, और ये जो है CDK1 को इनहिबिट कर देगा। अब CDK2 कहां पे आपको रिक्वायर्ड रहता है, ये आपके पास रहेगा G1S फेज, मतलब कि G1 और S फेज दोनों को रोक देगा, और यहां पे ये जो है G2 फेज में सेल साइकिल को रोक देगा। क्योंकि ब्रेक्स आपके पास, देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि एस फेज में आपके पास ये ब्रेक्स हो सकते हैं। अगर ये ब्रेक आपके किसी भी फेज में आ गया, मान लो G2 फेज में आपके पास जो है सेल साइकिल डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक आपके पास हो गया बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एनी फिजिकल डैमेज, तो आपके सेल में फिर ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपके पास G2 फेज आपका स्टॉप हो जाएगा। तो G2 फेज सीज्ड है ना, और यहां पे G1 और S फेज दोनों जो है वो सीज हो जाएंगे। तो ये आपके पास रहता है जब आपके पास डबल स्ट्रैंड ब्रेक या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो। जरूरी नहीं है एस फेज में, फिर से आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एस फेज में ही ये रहेगा। अगर आपके पास ब्रेक्स कहीं भी आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका सेल साइकिल जो है वो ये पाथ फेज जो है वो फॉलो करेगा। तो ये चीज आपके पास रहेगा। सी दिस कैन बी a little bit confusing because अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो you might feel confused, लेकिन आई रेकमेंड कि अभी तक मैंने जो भी सेल साइकिल के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, मैं उनको एक प्लेलिस्ट में भी बना दूंगा, 3 से 4 वीडियोस अभी बनी होंगी उसमें मैंने आपको अच्छे चीजें बता दी हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं। सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी टॉट दीज थिंग्स। हाँ, हो सकता है कि मैंने सीडीके इनहिबिटर्स के सिर्फ फैमिली और इंक4 फैमिली के बारे में नहीं बताया होगा, इसके अलावा मैंने कौन सा सीडीके, कौन सा साइक्लिन कौन से फेज में यूज होता है वो मैंने बता दिया है। इस पूरे में हम इसको इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं कि कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके क्या आपके पास करता है कि आपका सेल जो है वो प्रोग्रेस करता है एक फेज से दूसरे फेज में। तो ये चीज रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। सो थैंक यू सो मच।